नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में। आज हम पढ़ेंगे कांच के स्लैब में अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक। ये वैसे तो 3 टॉपिक है, लेकिन ये तीनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, कांच का स्लैब, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि स्लैब क्या है। जैसे ये कांच की एक सिल्ली है और ये इधर से मोटी होती है। इसके अंदर से प्रकाश जाके जब बाहर निकलेगा तो वो प्रकाश मुड़ जाता है। होता क्या है अपवर्तन के अंदर, जैसे ये कांच की स्लैब है तो इस स्लैब के अंदर जब प्रकाश प्रवेश करता है तो हम जानते हैं कि वो सीधा नहीं जाकर वो थोड़ा मुड़ जाता है। इस घटना को हम इसकी सहायता से स्लैब में देखेंगे। तो हम इसका एक चित्र किस प्रकार से बनाएंगे, तो बनाने का इसका तरीका क्या है, इसको हम इस प्रकार से सीधा रख लेते हैं। पहले जैसे यहाँ इस प्रकार से पकड़ लिया और चारों तरफ इसके मार्किंग कर देते हैं। इस प्रकार से ये अपन ने इस प्रकार से मार्किंग यहाँ पे कर दी। अब देखो, यहाँ पे हम दो आलपिन खड़ी कर देते हैं। यहाँ पे एक तो ये आलपिन यहाँ पे लगा देते हैं, एक आलपिन यहाँ, दो आलपिन लगा देते हैं। और दूसरा हम इसके इस साइड से नीचे से देखकर दो आलपिन इस प्रकार से यहाँ पे लगा देते हैं। अब हम इसको हटा सकते हैं। अब देखो, इसके ये जो बिंदु है जहाँ पे आलपिन गड़ी हुई है, लगी हुई है, उन नीचे वाले बिंदुओं को हम दोनों को इस प्रकार से मिलाते हुए यहाँ रेखा खींच देते हैं। दूसरा, नीचे जो दो आलपिन है, इनके ये जो दो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मिलते हुए एक रेखा में यहाँ इस प्रकार से खींच देते हैं। अब देखो, आपको यहाँ देखने पे नजर आ रहा होगा कि ये लाइन एक सिध में नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ नीचे से देखेंगे तो ये चारों आलपिन एक सिध में नजर आएगी, जैसा कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल्स वाले भाग में देखने भी वाले हैं। ये जो आने वाली किरण है, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण, और इसके 90 डिग्री पे जो लाइन खींची जाती है उसको कहा जाता है अभिलंब। और अब ये जो किरण है इसको यहां इससे मिला देना है और इस किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण। और ये किस प्रकार से बनते हैं, तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल्स की ओर। एक कांच की स्लैब को व्हाइट पेपर के ऊपर रखकर मैंने उसके चारों ओर रेखांकन कर लिया है और दो आलपिने इधर लगाई है और दो आलपिन मैंने इधर लगाई है। जब इन आलपिनों को देखा जाए यहाँ से, तो ये इस प्रकार से आप स्लैब के अंदर से देखेंगे तो ये चारों आलपिने देखो यहाँ एक सीध के अंदर नजर आती है। इस प्रकार से हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो इधर वाली आलपिने हैं, इन आलपिनों को हम पहले लगा लेते हैं और ये आलपिने हैं, इन आलपिनों को हम बाद में लगाते हैं और चारों को एक सीध में रोक लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चारों आलपिने एक सीध के अंदर नजर आती है। अब मैं इसको उठा लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन हो गया है। ये वाली जो किरण है, ये किरण मुड़ गई है और जब ये वाली किरण बाहर निकल रही है तो भी ये मुड़कर निकल रही है। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं स्केल की सहायता से, ताकि ये समझ में आ जाए। वैसे तो थोड़ा नजर आ ही रहा है कि ये किरण थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन अगर मैं स्केल यहाँ पे रख देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये किरण एकदम ही मुड़ी हुई नजर आएगी आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्केल रख देता हूँ, अब आप देख पा रहे होंगे कि इतना गैप उसके अंदर आ गया है, यानी किरण है वो इतनी मुड़ गई है। जो हमने प्रैक्टिकल्स में देखा है उसको हम यहाँ रेखा चित्र उसका बना लेते हैं। जैसे ये एक स्लेब है, तो अब हम चित्र को थोड़ा बड़ा करके समझ लेते हैं, क्योंकि इसका एक किरण चित्र प्राप्त होगा। तो ये एक कांच की स्लेब है, यहाँ पर माध्यम होगा वो वायु माध्यम होगा, और हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का विलयन माध्यम होगा कांच की तुलना में। यहाँ माध्यम है कांच और ये माध्यम है सघन। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे में माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। इस घटना को कहते हैं हम अपवर्तन। यहां जैसे ये एक किरण आती है तो अब यहां से जब हम 90 डिग्री का कोण खींचते हैं, इसको कहते हैं विलंब। और इस किरण को जाना चाहिए इधर से सीधा, ऐसे सीधे न जाकर ये किरण थोड़ी मुड़ जाती है इस प्रकार से। और यहां जब ये बाहर निकलेगी किरण, तो इस किरण को जाना चाहिए थोड़ा सीधा, लेकिन ये किरण सीधे न जाकर ये जो अविलंब है, इस अविलंब से ये दूर हो जाती है इस प्रकार। अब देखो, किरणें कौन कौन सी है। एक ये आने वाली किरण है, ये इसका अपवर्तन हो गया है, आप अपवर्तित किरण है, और ये आर पार निकल गई है, इसको निर्गत किरण कहा जाता है। तो इस किरण को मैं नाम लिख देता हूं इसका आपतित किरण। ये किरण मुड़ गई है, इसलिए इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण, इसका अपवर्तन हो गया है। और ये किरण आर पार निकल गई है, इसलिए इसका नाम है निर्गत किरण। तीन किरणें, ये जो 90 डिग्री पे लाइन खींचते हैं इसको कहा जाता है अभिलंब। अब देखो, यहाँ पे जब हम नियम पढ़ेंगे तो ये बात फिर से आएगी कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम होता है।
और दूसरा नियम होता है कि यहां पर जो कोण बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, और इसको आई से दर्शाते हैं। यहां पे अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। दो कोण यहाँ पे बन रहे हैं, इस कोण को दर्शाते हैं हम आर से। और देखो दूसरा जो नियम आता है वो ये कहता है कि आई अपॉन आर, और देखो आई यहाँ पे ऊपर की ओर आ रहा है तो ये ऊपर ही आएगा, और आर नीचे आ रहा है तो ये नीचे ही आता है। तो इनका जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है, ये दूसरा नियम है। तो यहाँ ये जो रेखा चित्र अगर समझ में आ जाता है तो हमें अपवर्तन के पहले और दूसरे नियम भी समझ में आ जाते हैं। तो ये था इसका रेखा चित्र। इसके रेखा चित्र में देखो खास बात ये होती है, यहाँ पर जो आर का मान है और यहाँ पर आर का मान है वो सेम नहीं है, यहाँ पे आर का मान कम है। अर्थात जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में आती है, अर्थात विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है, तो आर कोण का मान आई कोण की तुलना में कम होता है। जबकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इस कोण का मान ज्यादा हो जाता है। अर्थात इनका मान अगर विरल से सघन में आती है तो इसका मान 1 से अधिक आएगा, और दूसरा अगर ये सघन से विरल में जाती है तो इसका मान 1 से कम आएगा। तो इसी बात को समझाने के लिए होता है अपवर्तनांक, यानी जो द्वितीय नियम है, इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात हमें बताता है कि किरण का कितना मुड़ाव होगा, कितनी मुड़ेगी किरण का, कितना अपवर्तन होगा। तो अब हम चलते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहले नियम को हम देखते हैं, नियम, और नियम है 2। नंबर 1 ये क्या कहता है, आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, यही नियम है। यानी आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे मान लो ये दो माध्यम को पृथक करने वाला तल है, जब यहां से ये किरण आती है, आपतित किरण होती है, ये अभिलंब होता है, और ये अपवर्तित किरण होती है। तो ये जो तीन किरणें हैं यहाँ पे, अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और इसको हम अधिक समझने के लिए चलते हैं प्रैक्टिकल्स की ओर। ये कांच की स्लेब का एक रेखा चित्र यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें आपको दो किरणें दिख रही है, एक आपतित किरण और एक अपवर्तित किरण, और इनके 90 डिग्री पे बीच में अभिलंब खिंचा हुआ है। ये जो तिल्लियां हैं ये मैंने इसलिए रख दी है ताकि हमें ये समझ में आए कि ये तीनों एक ही तल के अंदर स्थित होती है। अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और यहाँ पे अपने को ये एक ही तल में नजर भी आ रहे हैं। अब हम चलते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम कहता है साइन आई अपॉन साइन आर, अर्थात आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो हमेशा नियतांक होता है, और इसको म्यू से दर्शाते हैं। वैसे इस नियम का एक दूसरा नाम भी है, ये सबसे पहले स्नेल ने बताया था, इसलिए इसको कहा जाता है स्नेल का नियम। इसको अपवर्तन का दूसरा नियम भी कह देते हैं, या स्नेल का नियम भी कह देते हैं। अब देखो इसको और अधिक दर्शाएं, क्योंकि ये दो माध्यमों पर निर्भर होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कह देता हूँ वायु, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कांच। दो माध्यम है मेरे पास में, ये इनका पृथक करने वाला तल है। ये 90 डिग्री पे एक लाइन खींचते, इसको कहा जाता है अभिलंब। यहाँ पर जो आने वाली किरण होती है आपतित किरण, और ये सीधी न जाकर थोड़ी मुड़ जाती है, विलंब के पास आ जाती है अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे कोण बन रहा है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, इस कोण को कहा जाता है आई, आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है आर, अर्थात अपवर्तन कोण। इन कोणों का जो अनुपात है वही अनुपात नियतांक होता है, और इस नियतांक को ही कहा जाता है अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक है और इसको म्यू से दर्शाते हैं। अब देखो ये दो माध्यमों पे है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो अपवर्तनांक है वो इस माध्यम का है, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है वो दूसरे माध्यम में हो रहा है। ये एक माध्यम और ये दूसरा माध्यम, तो अपवर्तन पहले माध्यम में नहीं हो रहा है, दूसरे माध्यम में हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक है वो दो माध्यम का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहाँ मैं कह देता हूं कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, और किसके सापेक्ष है, 1 के सापेक्ष। यहाँ 2 1 लिखने का मतलब ये है कि किरण 1 से 2 में जा रही है, एक वायु और दूसरा कांच है। तो इस प्रकार से एयर कह सकते हैं और कांच को हम कह सकते हैं ग्लास।
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं म्यू जी ए। इस अक्षर का तात्पर्य होगा कि ये इन दो माध्यमों का सापेक्ष, यानी ग्लास की तुलना में वायु का, सॉरी वायु की तुलना में कांच का अपवर्तनांक है वो ये है। और यहां पे देखो इन दोनों कोणों को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, और ये माध्यम के लिए फिक्स होता है। इस अपवर्तनांक को एक दूसरे प्रकार में भी परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों में अपवर्तन का जो कारण है, माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपवर्तन का कारण होता है प्रकाश के वेग में परिवर्तन होना। तो हम इनको वेग में परिवर्तन के हिसाब से भी इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखो आई है वो वायु में आई का मान आ रहा है यहाँ पे, तो यहां मैं लिख सकता हूं वायु में प्रकाश का वेग, और आर है वो कांच में है, तो यहां लिख सकते हैं कांच में प्रकाश का वेग। यानी इन दोनों में, वायु और कांच में प्रकाश के वेग का जो अनुपात है वही म्यू यानी अपवर्तनांक कहलाता है। और ये कांच का अपवर्तनांक होता है वायु की तुलना में, यानी जी का एयर की तुलना में, ग्लास का एयर की तुलना में अपवर्तनांक होता है इस प्रकार से। तो हम इनको वेग के अनुपात में भी दर्शा सकते हैं। यहां मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एयर के अंदर वी ए लिख सकता है और इसको वी जी लिख सकता है। वी का मतलब है वेग और ए का मतलब एयर, यानी एयर में प्रकाश का वेग और ग्लास में प्रकाश का वेग। तो इसको इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है। देखो ये वेग और वेग यानी दोनों में भाग लगता है, यहाँ पे भी कोण में कोण का भाग लगता है, इसलिए ये राशि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अगर मात्रक यहाँ है और यहाँ है तो दोनों मात्रक है वो कट जाएंगे, अर्थात अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब हम कुछ अपवर्तनांकों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं निर्वात, और निर्वात में अपवर्तनांक होता है 1। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये अविलंब है, तो यहां से ये किरण सीधी निकल जाती है। यहाँ पे आई कोण का मान और आर कोण का मान सेम है, अर्थात आई और आर जब दोनों सेम होंगे तो इसका मान आ जाएगा 1। हम जानते हैं किसी भी समान संख्या का समान संख्या में भाग दे देते हैं तो उत्तर 1 ही आता है, अर्थात ऐसी स्थिति में अपवर्तन नहीं हुआ है। और ऐसे अपवर्तनांकों को कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो बाकी जो भी अपवर्तनांक पढ़ेंगे वो हम निर्वात की तुलना में पढ़ेंगे, क्योंकि दो माध्यम होने चाहिए, तो निर्वात की तुलना में कितना अपवर्तनांक है। जैसे सबसे पहले हम देखें वायु, वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003, अर्थात 3 जीरो है और 3 है, यहाँ पे ट्रिपल जीरो है, अर्थात 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा नहीं है थोड़ा सा। और देखो इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, जैसे ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर वायुमंडल है, तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आएगा तो वो एकदम सीधा नहीं आकर थोड़ा 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 मुड़ जाएगा, और इसी कारण से सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है, और सूर्योदय होने के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण सीधे ना आकर थोड़ी मुड़ जाती है। और इसको हमने पहले वाले भाग में देख भी रखा है। आगे हम बढ़ते हैं। वायु के बाद में जल, जल का होता है 1.33, अर्थात ये जल है और इसके अंदर जब ये जाएगा किरण और ये मुड़ेगी तो इस कोण का और इस कोण का जो अनुपात आएगा वो इतना आएगा। यहां पे माध्यम होगा निर्वात, ये ध्यान रखने वाली बात है, निर्वात की तुलना में माध्यम का ये अपवर्तनांक है। जैसे कांच की बात करें तो कांच का होता है 1.5, हीरे की बात करें तो हीरे का सबसे ज्यादा होता है और ये होता है 2.42। देखो हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण होता है, कोण आंतरिक परावर्तन हेतु क्रांतिक कोण काम में आता है, उसका मान इसी में छुपा हुआ है। इधर से पढ़ेंगे तो 2 और 4, इधर से पढ़ेंगे तो भी 2 और 4, और 2 और 4 होता है 24, अर्थात हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है वो 24 डिग्री होता है। और हम चलते हैं इसके प्रयोग वाले भाग में, क्योंकि इस प्रकार से एक किरण हीरे के अंदर, जैसे बहुत सारे कोण होते हैं, तो एक बार किरण अंदर जाने के बाद में वो बार बार टकराती है, कोणांतरिक परावर्तन होता है, और वो किस प्रकार से चमकती है ये भी हम देख लेते हैं। यह एक कृत्रिम हीरा है और हीरे में बहुत सारे कोण दिखाए गए हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जब इसको रोशनी के सामने रखा जाता है तो जब इसमें किरण प्रवेश करती है तो बहुत सारी चमक उत्पन्न होती है, और यहाँ पे आप विभिन्न कोणों पे चमक को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपवर्तनांक की निर्भरता, यानी अपवर्तनांक किन किन बातों पे निर्भर करता है। 2 बातें खास बात है।
पहले हम वैसे देख भी चुके हैं। पहला है माध्यम पर। हमने देखा था कि अलग अलग माध्यम होते हैं तो उनके अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। जैसे निर्वात का 1 है, वायु का 1.003 होता है, पानी का 1.33 होता है, हीरे का 2.42 ऐसे होता है, तो अलग अलग है। यानी माध्यम के लिए इसका मान है वो फिक्स होता है, एक नियत होता है। दूसरा हम देखते हैं प्रकाश के रंग पर। देखो आगे हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण, वो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूं। ये प्रिज्म है और जब इसमें श्वेत प्रकाश अंदर प्रवेश करता है तो वो किरण सीधी न जाकर मुड़ जाता है और मुड़ने के साथ साथ एक किरण से 7 रंग यहाँ पे बन जाते हैं। ऊपर ही ऊपर प्राप्त होता है लाल रंग और सबसे नीचे प्राप्त होता है बैंगनी रंग। अब आप नजर आएगा, आपको यहाँ नजर आएगा कि लाल रंग है, उसका अपवर्तन तो हुआ है लेकिन सबसे कम है, अर्थात इसका अपवर्तनांक का मान कम होगा। जबकि बैंगनी देखो कितना ज्यादा मुड़ गया, अर्थात इसका अपवर्तन सबसे ज्यादा हुआ, अर्थात इसका अपवर्तनांक का मान भी अधिक होता है। तो देखो प्रकाश के रंग पे भी अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है। लाल रंग का सबसे कम होगा अपवर्तनांक और बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होगा। अब एक बात यह है कि ये बैंगनी क्यों है और ये लाल क्यों है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य अलग है। तो तीसरा बिंदु मैं यहां लिख सकता हूं कि तरंग दैर्ध्य पर भी, ये दोनों बातें वैसे एक जैसी है, प्रकाश का रंग कह दो चाहे तरंग दैर्ध्य कह दो, तो तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। देखो यहाँ पे बैंगनी है, इसकी तरंग दैर्ध्य है वो कम होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तो आप देखो यहाँ पे अधिक तरंग दैर्ध्य है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा और तरंग दैर्ध्य कम है तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से अपवर्तनांक है वो 3 बातों पे निर्भर करता है, माध्यम पे, प्रकाश के रंग पे और तरंग दैर्ध्य पे। ये दोनों एक जैसी ही बातें हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई है। पूरा वीडियो देखा आपने, धन्यवाद।